Good evening, students. Today I am going to teach you the topic of earthquake, especially for UPSC optional geography students and state PCS geography optional students. Okay, so first we start with what is earthquake. An earthquake is simply the vibration or shaking of the earth crust caused by sudden release of large amount of energy. Okay, and look in that picture, the red dot, this, it is the focus. What is the focus? Focus is the point in the earth where the release of energy originates. Focus is the that point where the earthquake starts, that is release of energy originates. Okay, and the perpendicular distance or directly above the surface, the point is known as epicenter. Okay, the location on the surface of the earth directly above the focus is called the epicenter. ओके, तो ये दोनों टर्म आपको क्लियर होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ये था एक अर्थक्वेक का ओवरव्यू आइडिया और उसकी एक पिक्चर कि ऐसा होता है। हाँ, एक और चीज़, ये जो आपको गोल गोल सर्कल दिख रहा है ना, ये है आपकी सीस्मिक वेव्स। सीस्मिक वेव्स को अर्थक्वेक वेव्स भी कहते हैं। ओके, तो पढ़ते हैं। Earthquake is the vibration of earth crust caused by sudden release of large amount of energy, and this energy travels in the form of seismic waves. Earthquakes are mainly caused by surface waves. देखिए, ये seismic waves ट्रेवल कर रही हैं। ये seismic waves जो होती हैं, ये 3 टाइप्स की होती हैं। पहली पी वेव, जिसको हम प्राइमरी वेव भी कहते हैं। सेकंड एल वेव्स, जिसे हम लव वेव्स भी कहते हैं, प्यार वाली लव वेव्स नहीं। ओके, एंड द थर्ड इज सरफेस वेव्स। देखिए, ये जो 2 वेव्स हैं, इन्हें कंबाइंडली बॉडी वेव्स कहते हैं, क्योंकि ये अर्थ की बॉडी में फ्लो करती हैं, बॉडी में ट्रेवल करती हैं। लेकिन जो सरफेस वेव्स है वो सरफेस पे ट्रेवल करती है, अर्थ के सरफेस पे ट्रेवल करती है। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो अर्थक्वेक आर मेनली कॉज्ड बाय सरफेस वेव्स। जो ये बिल्डिंग से गिर जाती हैं, ये जो घर गिर जाते हैं, ये आपके इन 2 वेव्स की वजह से नहीं गिरते, ये आपके बॉडी वेव्स की वजह से नहीं गिरते, ये आपके सरफेस वेव्स की वजह से ही गिरते हैं। तो इतनी बात क्लियर होगी, और जो इनकी डिटेल है वो हम अर्थ के इंटीरियर टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, तो फिर यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। तो देखिए, एक्चुअल में ये जो अर्थक्वेक अकर होते हैं, अर्थक्वेक होते कैसे, इनका मतलब मैकेनिज़्म क्या होता है। तो अर्थक्वेक के मैकेनिज़्म को समझाने वाली एक थ्योरी हमारे पास है। उस थ्योरी का नाम है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी। ये थ्योरी कहती है सर कि जो रॉक्स है ना, आप उनको एक वुडन स्टिक की तरह मानिए। वुडन स्टिक की तरह सुनने में बात अजीब है, लेकिन ये थ्योरी यही कहती है। ये थ्योरी ये कहती है कि जो रॉक्स होती हैं वो इलास्टिक इन नेचर होती हैं। रॉक्स जो होती हैं वो इलास्टिक इन नेचर होती हैं। ओके, दैट इज दे कैन बेंड। ओके, इतनी बात क्लियर है।
आगे। तो ये इलास्टिक इन नेचर होती हैं, दैट इज़ ये बेंड कर सकती हैं। तो फिर क्या होता है, ये रॉक्स ऐसे होती हैं, ओके। तो इन रॉक्स पर एक प्रेशर पड़ता है, और जब इन रॉक्स पे प्रेशर पड़ता है तो वो ये रॉक्स बेंड होना स्टार्ट हो जाती हैं, लाइक दिस। ये इन रॉक्स पे प्रेशर पड़ रहा है तो ये इस तरह से बेंड होना स्टार्ट हो जाती हैं, ओके। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप एक वुडन स्टिक लीजिए, ठीक है। जब आप उसको दोनों तरफ से पकड़ने के बाद बेंड करेंगे तो वो बेंड हो जाएगी। यही हाल होता है हमारी रॉक्स का। जब इन रॉक्स पे प्रेशर पड़ता है तब ये भी बेंड हो जाती हैं। अब बात यहाँ पर यह आती है, ये प्रेशर क्या चीज़ लगा रही है। इनका कॉजेस टेक्टोनिक कॉजेस भी हो सकते हैं, लाइक प्लेट मूवमेंट्स, ओके, और एंथ्रोपोजेनिक कॉज भी हो सकता है। एंथ्रोपोजेनिक कॉज कौन से? ह्यूमंस कॉज, लाइक न्यूक्लियर टेस्टिंग, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन एंड माइनिंग एटसेट्रा, ओके। तो इतनी बात आपको क्लियर होगी। तो इन रॉक्स पे प्रेशर पड़ता है तो ये रॉक्स बेंड हो जाती हैं। अब आप इमेजिन करिए, आप एक लकड़ी पर, एक वुडन स्टिक पर आप प्रेशर लगा रहे हैं, वो बेंड हो रही है। आप और प्रेशर लगा रहे हैं, वो और बेंड हो रही है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो टूट जाएगी। आएगी कि नहीं आएगी? और यही कंडीशन होती है इन रॉक्स में। इन रॉक्स में प्रेशर पड़ता जाता है, फोर्स पड़ता जाता है, लेकिन जब वो फोर्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि स्ट्रेंथ ऑफ रॉक्स के, जब वो फोर्स स्ट्रेंथ ऑफ दीज रॉक्स से ज़्यादा हो जाता है तभी इन रॉक्स में फ्रैक्चर होता है। और उस फ्रैक्चर की वजह से एक एनर्जी रिलीज होती है। उसी एनर्जी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? अर्थक्वेक वेव्स, दैट इज सीस्मिक वेव्स। और अच्छे से समझने के लिए, जब हम प्रेशर इन पे अप्लाइड करते हैं तो वो प्रेशर इन रॉक्स में इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड हो जाता है। और जब ये रॉक्स टूटती हैं, फ्रैक्चर होती हैं, तब वही इलास्टिक एनर्जी इन रॉक्स में से निकल जाती है, जिसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। होप आपको क्लियर हो गया होगा। इससे इजी वे में मुझे नहीं लगता कोई और समझा सकता है, ओके। आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए थ्योरी पार्ट पर आते हैं। अर्थक्वेक इज द वाइब्रेशन और शेकिंग ऑफ द अर्थ ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ large amount of energy. This energy travels in the form of seismic waves. Earthquakes are mainly caused by surface waves. The phenomena of earthquake can be explained through elastic rebound theory. According to this theory, rocks are elastic in nature, just like rubber. When pressure is applied on these rocks by the forces ranging from plate tectonic to anthropogenic origin, causes the rocks to bend and store the applied force in the form of elastic energy. When accumulation of elastic energy is greater than the strength of these rocks fracture and return back to their original state. In this way, the stored elastic energy is released, leading to the generation of अर्थक्वेक वेव्स। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ये अब तक था कंसेप्ट की बात। और इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी को पिक्चर की व्यू में देखिए। जैसे कि ये आपकी प्लेट बाउंड्री है, वैसे मैं आपको बता दूँ ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है, ठीक है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में इनिशियल पोजीशन इनकी कुछ इस तरह की है, ओके। अब टेक्टोनिक कॉजेज़ की वजह से इनका बेंडिंग स्टार्ट हुआ। ये रॉक्स नीचे की साइड बेंड हुई, ये ऊपर की साइड बेंड हुई,
और बैंड हुई, ओके, और बैंड हुई, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये टूट जाएगी। भाई इनकी भी तो एक लिमिट है ना, तो भाई ये टूट जाएगी, जिसकी वजह से भूकंप आता है, घर गिर जाते हैं, जैसे आपने ये देखा, ये गिर गए, ये गिर गए, तो जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक, कि क्या क्या कारण हो सकते हैं अर्थक्वेक आने के। जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट है और जो इस वक्त सबसे एप्लीकेबल है वो है प्लेट टेक्टोनिक का। लगभग ये अब हर फिनोमेना को समझा रहा है ये प्लेट टेक्टोनिक्स। तो ये क्या कहता है, जो ज़्यादातर अर्थक्वेक्स होते हैं वो इंट्रैक्शन बिटवीन प्लेट्स की वजह से होते हैं, मतलब कि प्लेट्स आपस में इंटरेक्ट करती हैं, उसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स ये कहती है। सो प्लेट बाउंड्रीज फॉर्म बेल्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो जो जहाँ पर भी प्लेट बाउंड्री होगी वहाँ पे अर्थक्वेक आएंगे, मतलब कि वहाँ पे एक बेल्ट बनेगी अर्थक्वेक की। ओके, वो हम वर्ल्ड मैप पे देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक में। ओके, अर्थक्वेक कैन अकर along 3 types of boundaries, that is convergence, divergence, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। जो अभी मैंने आपको ये ऊपर दिखाई थी ये आपकी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री थी। ओके, होप आपने ये प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ लिया होगा, कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होती है, डाइवर्जेंट बाउंड्री क्या होती है, और ये आपकी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या होती है। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं अभी ये एक सीरीज़ बना रहा हूँ जिसमें 2 वीडियो अपलोड हो गई हैं, जिसमें मैं ज्योग्राफी का ऑप्शनल का सारा सिलेबस A to Z कंप्लीट कराऊँगा अलॉन्ग विथ नोट्स। और नोट्स मैंने आप देख ही रहे हैं मेरे किस तरह के नोट्स हैं, जो अपने आप में पूरे कंप्लीट हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। डिपेंडिंग अपॉन डेप्थ ऑफ फोकस। फोकस मैंने आपको बताया था क्या है, फोकस वो जगह है जहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो रही है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। फर्स्ट, शैलो फोकस अर्थक्वेक, सेकेंड इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक, थर्ड डीप फोकस अर्थक्वेक। शैलो फोकस अर्थक्वेक 0 to 70 किलोमीटर की डेप्थ में शैलो फोकस होता है। ओके, 70 to 300 किलोमीटर में इंटरमीडिएट फोकस, एंड 300 to 700 डीप फोकस अर्थक्वेक। ओके, तो अब पहले बात करते हैं शैलो फोकस अर्थक्वेक की। ओके, इट कैन अकर अलोंग ऑल 3 टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज। शैलो फोकस अर्थक्वेक तीनों तरह की बाउंड्री में हो सकता है। फर्स्ट, कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री में कैसे होता है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। कन्वर्जेंट बाउंड्री, ये आपकी कोई एक प्लेट है और ये आपकी कोई प्लेट है। ओके, ये जो प्लेट हो रही है ये आपकी सबडक्ट हो रही है। कितना आपको क्लियर है? अब कौन सी प्लेट सबडक्ट होती है, कौन सी प्लेट सबडक्ट नहीं होती है, वो हम डिटेल में प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ेंगे। पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो प्लेट डेंसर होती है वो सबडक्ट होती है। ओके, जो लाइटर होती है वो ऊपर रहती है। दैट इज़ ये वाली आपकी लाइटर है और ये वाली आपकी डेंसर है, इसलिए ये सबडक्ट हो रही है। ओके, तो जैसे जैसे सबडक्ट होती है यहाँ पर नीचे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है। ओके, जिसकी वजह से और फ्रिक्शन की वजह से ये जो रॉक्स हैं यहाँ की ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं और मैग्मा क्रिएट होता है, और ये मैग्मा ऐसे ऊपर आता है।
और यहाँ पे वॉल्केनोस ब्लास्ट होते हैं। ओके, जिसकी वजह से दो चीज़ें होती हैं। पहला, जैसे जैसे ये सबडेक्ट होती जाएगी यहाँ पे फ्रैक्चर होने लगेगा इस क्रिस्टल रॉक में, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ सकता है। इस पे भी फ्रैक्चर होगा जिसकी वजह से अर्थक्वेक आ सकता है। और तीसरी चीज़, जब ये मैग्मा इस कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को पार करते करते ऊपर सरफेस पे आ जाता है तब एक ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की वजह से भी अर्थक्वेक हो सकता है। ठीक है, होप इतना आपको क्लियर होगा। अलोंग कन्वर्जेंट बाउंड्री, देखिए यहाँ पर यही है, ये सब्जेक्टिव प्लेट है, ये फ्रैक्चर हुआ है इस रॉक में जिसकी वजह से अर्थक्वेक आए हैं। ओके, तो किस तरह से आ सकते हैं? अलोंग कन्वर्जेंट बाउंड्री अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड ड्यू टू बेंडिंग एंड सबडक्शन ऑफ प्लेट विच कैन कॉज फ्रैक्चरिंग इन द क्रिस्टल रॉक्स। ओके, और ड्यू टू एसोसिएटेड वॉल्केनोज, जो वॉल्केनोज बन रहे हैं, ये जो वॉल्केनोज बन रहे हैं इनकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं, क्योंकि जब भी वॉल्केनो फटेगा शेकिंग ऑफ अर्थ तो होगा ना, वैसे उसी तरह से। ओके, और तीसरा, कॉलिजन बिटवीन प्लेट्स, जब दो प्लेट आपस में टकराएंगी, इतनी बड़े बड़े हैवी मास की प्लेट टकराएंगी तो क्या अर्थक्वेक नहीं आएगा? आप खुद सोचिए, आएगा कि नहीं आएगा? अलोंग द सीसी कन्वर्जेंट बाउंड्री, सीसी मतलब कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट बाउंड्री, नो सबडक्शन ऑकर्स। इस केस में सबडक्शन नहीं होगा, मतलब कोई प्लेट नीचे नहीं जाएगी जो पहले जा रही थी। इस तरह से कोई भी प्लेट अब नीचे नहीं जाएगी, जिसकी वजह से जब ये कोई नीचे नहीं जाएगी, कोई झुकेगा नहीं, तो लड़ाई होगी, मार पिटाई होगी, तो भाई एक कॉलिजन होगा। जब दो प्लेट आपस में इतनी हैवी मास की टकराएंगी तो कॉलिजन होगा, और कॉलिजन होगा तो एक धमाका होगा तो अर्थक्वेक भी तो होगा। यही तो बात है। ओके, तो इतना क्लियर हुआ आपको? यहाँ पर थे हम जी। तो पहला केस आपका हो गया कन्वर्जेंट बाउंड्री का। अब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री वो बाउंड्री होती है जहाँ पर मूवमेंट ऑफ प्लेट एक दूसरे की अपोजिट साइड में होता है। जैसे ये वाली प्लेट इस साइड मोशन कर रही है, ये वाली प्लेट इस साइड मोशन कर रही है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे आपको ये दिखाई है ना, यहाँ पे अर्थक्वेक क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ पे तो एकदम ऐसी प्लेट दिखाई गई है एकदम सीधी सीधी, पर आप खुद सोचिए क्या प्लेट एक्चुअल में ऐसी होती हैं? नहीं, प्लेट कुछ इस तरह की होती हैं। और ये दोनों प्लेट, ये वाली भी और ये वाली भी, एक दूसरे से इंटरेक्ट होती हैं। और जहाँ पर ये आप देख रहे होंगे, ये सीज़मिक गैप्स बन रहे हैं। सीज़मिक गैप्स वो जगह होती है जहाँ पर प्लेट मूवमेंट स्टॉप हो जाती है। ओके, तो ये एक दूसरे से, देखिए, एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। ओके, जिसकी वजह से ये रॉक्स आपस में बेंड होना स्टार्ट कर देती हैं। आप एक काम करिए, इसको समझने के लिए अपनी दोनों उंगलियों को, ये आपकी उंगली हैं, इसको एक दूसरे में फोर्स लगाइए, इंटरेक्ट करिए। आप देखेंगे ये बेंड होंगी, और बेंड होने के बाद अचानक और फोर्स लगाएंगे तो ये छिटक जाएंगी, एक दूसरे से हट जाएंगी। इस तरह रॉक्स होती हैं। और जब रॉक्स एक दूसरे से छिटक जाती हैं तब अर्थक्वेक क्रिएट होते हैं। लाइक इस केस में यहाँ पर तो एकदम प्लेन है, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं, ये वाली प्लेट भी और ये वाली प्लेट भी, और जहाँ पर ये एक दूसरे से छिटक जाती हैं वहाँ पर अर्थक्वेक क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि ये वो जोन है जहाँ पर अर्थक्वेक क्रिएट हो रहे हैं।
ओके, तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अर्थक्वेक्स आर कॉज ड्यू टू द इंटरलॉकिंग ऑफ द रफ एजेस, जैसा मैंने बताया ना, रफ होते हैं, प्लेन नहीं होते हैं। एज दे स्लाइड पास्ट ईच अदर, स्लाइड पास्ट मीन्स ये यहाँ पर, ये यहाँ पर। ओके, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है सैन एंड्रियास फॉल्ट लाइन कैलिफोर्निया। ये मेरी सबसे ब्यूटीफुल इमेज भी है, ये आपको दिख रहा है, ये एक प्लेट उस साइड मोशन कर रही है, एक प्लेट इस साइड मोशन कर रही है। और जैसा मैंने आपको बताया था ना, ये एकदम प्लेन नहीं होता है, ये रफ एजेस होते हैं। देखिए ये रफ एजेस हैं, ऐसे ऐसे। तो जब ये एक दूसरे के साथ मोशन कर रही होती हैं तब यहाँ पे इन पे इंटरेक्शन होता है। वही एग्जांपल लीजिए, तो उसकी वजह से अचानक से ये छिटक जाती हैं रॉक्स, ये बेंड होते होते एक दूसरे से छिटक जाती हैं, जिसकी वजह से अर्थक्वेक क्रिएट होते हैं। और सैन एंड्रियास कैलिफोर्निया में लगभग अर्थक्वेक आते ही रहते हैं इसी वजह से। ओके, ये एक जीता जाता एग्जांपल है, आप देख लीजिए खूब अच्छे से। 10 सेकंड है आपके पास। ओके, देख लिया होगा अब आपने। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो तीसरा है आपका वो है डाइवर्जेंट बाउंड्री। डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, along the divergent boundaries, earthquakes can be caused as the result of pushing by the magma, which causes the rocks to bend and fracture. इसका बेस्ट एग्जांपल मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मिड ओशियनिक रिजेस। मिड ओशियनिक रिजेस इसका बेस्ट एग्जांपल है। वहाँ पर क्या होता है, ये जो एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, ये एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं। जैसे ये वाली प्लेट इस साइड जा रही है, ये वाली प्लेट इस साइड जा रही है। अब दूर जा रही है तो सिंपल सी मतलब है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो कम होती जा रही होगी, जिसकी वजह से ये जो मैग्मा है, ये जो अर्थ के अंदर से जो मैग्मा है ये ऊपर आता है। और इसके ऊपर आने से ये जो आप रॉक देख रहे हैं ना, ये रॉक्स पहले ऐसी थी, लेकिन ये मैग्मा ऊपर आता गया, जिसकी वजह से ये रॉक्स बेंड होना स्टार्ट हो गई। तो इन रॉक्स के बेंड होने की वजह से ये फ्रैक्चर हो जाएंगे। जब ये और ज़्यादा मैग्मा ऊपर आएगा, ये अभी यहाँ पर है, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, तो ये रॉक्स फ्रैक्चर हो जाएंगी और टूट जाएंगी, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आएगा। और ये जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये वही अर्थक्वेक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप। ओके, एक इस पिक्चर को भी ढंग से देख लीजिए ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए। मैं ये रफ कर देता हूँ। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज मीन्स दूर जा रही हैं एक दूसरे से, ये वाली यहाँ, ये वाली यहाँ। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कम हो रहा है, मैग्मा ऊपर आ रहा है, ये रॉक्स आपकी यहाँ से बेंड हो रही हैं, जिसकी वजह से फ्रैक्चर क्रिएट हो रहा है और अल्टीमेटली अर्थक्वेक आ रहा है। देख लीजिए अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से ये मैंने आपको बताया, ये समुद्र के अंदर हो रहा है, मिड ओशन एक्रेजेस। ओके, एक सबसे बेस्ट एग्जांपल कि कॉन्टिनेंट के ऊपर डाइवर्जेंट बाउंड्री कहाँ है, आपने ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली तो सुना ही होगा। वहाँ पर आपको पता होगा कि जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका कुछ हिस्सा टूटकर उससे अलग हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये टूटकर अलग हो रहा है अफ्रीका से। दैट इज़ ये वाला यहाँ जा रहा है और ये वाला यहाँ जा रहा है। तो ये वही डाइवर्जेंट बाउंड्री का केस है। ओके, देख लीजिए इसे भी ढंग से।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस पर काफ़ी सारी वीडियोस लेकर आऊँगा, जिस पर मैं आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल का पूरा कोर्स, एथिक्स का पूरा कोर्स और यूपीएससी में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी को कंप्लीट कराऊँगा A to Z विद नोट्स। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, उसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। अब इससे आगे पढ़ते हैं। बेनी ऑफ जोन। बेनी ऑफ जोन क्या होता है मैं आपको बता दूं। इट इज़ ए नैरो जोन लोकेटेड अलोंग द सबडक्शन जोन। जैसे कि यहाँ पर सॉरी ये प्लेट यहाँ पर सबडक्ट हो रही है, तो बेनी ऑफ जोन एक नैरो जोन होता है जो कि सबडक्शन जोन के अलोंग होता है, जहाँ पर तीनों तरह के अर्थक्वेक पाए जाते हैं। तीनों तरह का मतलब शैलो फोकस अर्थक्वेक भी, इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक भी और डीप फोकस अर्थक्वेक भी। ओके, तो बेनी ऑफ जोन क्या है? ये एक नैरो जोन है जो कि सबडक्शन जोन बाउंड्री के अलोंग लोकेटेड होता है, और इस जोन में तीनों तरह के अर्थक्वेक दैट इज शैलो, इंटरमीडिएट एंड डीप फोकस अर्थक्वेक पाए जाते हैं। ओके, तो ये आपको क्लियर होगा, और इस पिक्चर से आपको ये जो नोट्स हैं मैं आपको इसी वीडियो की लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे सारी और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक। कॉज ऑफ सच टाइप ऑफ अर्थक्वेक इज सिमिलर टू शैलो फोकस अर्थक्वेक। जो हमने अब तक पढ़ा था ना, ये जो भी कॉजेस थे ये सारे शैलो फोकस अर्थक्वेक थे। तो जो इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक होते हैं उनका कॉज भी शैलो फोकस अर्थक्वेक के जैसा ही होता है, जो कि हमें इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी बताती है। मतलब एज द प्लेट सबडक्ट्स द मेंटल ऑब्स्ट्रक्ट दिस सबडक्शन which causes lithospheric rock to bend and fracture generating intermediate focus earthquake। मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस पॉइंट में ये लिखा है, जैसे जैसे ये रॉक, ये जो प्लेट है ये वाली, ये सबडक्ट होती है, ये जो मेंटल का हिस्सा है, मतलब ये जितना भी है ये मेंटल होता है, आपको पता ही होगा। ये इस रॉक्स को नीचे आने से ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है कि तुम नीचे नहीं आओगी, ये मेरा अड्डा है। ओके, उसी तरह से ये रोकता है। लेकिन भाई ये चले जाते तो ये इसको बेंड करता है और इन द एंड फ्रैक्चर स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट अर्थक्वेक क्रिएट होते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इंटरमीडिएट अर्थक्वेक क्रिएट होते हैं। As the rocks which causes the lithospheric rocks to bend and fracture generating intermediate focus earthquake। ओके, आपको क्लियर होगा। अब इसी के साथ हमने मेन कॉजेस जो हमें प्लेट टेक्टोनिक्स ने बताए थे वो हमने पढ़ लिए, लेकिन अब कुछ और भी कॉजेस की बात कर लेते हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक हो सकता है, जिसमें हमारे कुछ नेचुरल फैक्टर भी हैं और कुछ ह्यूमन मेड फैक्टर्स भी हैं। नेचुरल फैक्टर में आपका आता है मीटियोरेटिक इम्पैक्ट। अगर मान लीजिए कभी पृथ्वी पे मीटियोराइट आकर टकरा जाए तो बहुत बड़ा अर्थक्वेक आएगा, इतना बड़ा आएगा कि दुनिया ही तबाह हो जाएगी। जैसे डायनासोर के टाइम पर हुआ था ना, चिक्सलू, आई थिंक चिक्सलू कहते हैं, कि चिक्सलू एक मीटियोराइट आके टकराया था जिसकी वजह से डायनासोर का सफाया हो गया। इसी तरह कुछ टाइम बाद बेनू आके टकराएगा और हम इंसानों का खात्मा हो जाएगा, पर इसकी ये चांसेस अभी तो मुश्किल है, पर कभी ऐसा हो सकता है। ओके, तो इसकी वजह से अर्थक्वेक आ सकते हैं। दूसरा है लैंडस्लाइड इवेंट, मतलब कि एक बहुत बड़ी ज़मीन का हिस्सा समुद्र में आके गिर जाए या फिर वैसे ही गिर जाए कहीं पर, जिसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है वो काफ़ी कम होगा। लैंडस्लाइड इवेंट की वजह से जो अर्थक्वेक बनते भी हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे एज़ कम्पेयर टू मीटियोराइटिक इम्पैक्ट। यहाँ पे
10 डिग्री का भी आ सकता है, यहाँ पे 5 to 6 मुश्किल से इतना आएगा। और आइसोस्टैटिक रिबाउंड की वजह से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। आइसोस्टैटिक रिबाउंड का हम डिटेल आइसोस्टैसी में पढ़ेंगे। आप बस इसको अभी इतना मान के चलिए कि लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ मटेरियल। ओके। एंथ्रोपोजेनिक में न्यूक्लियर टेस्टिंग, जब जो हम न्यूक्लियर टेस्टिंग करते रहते हैं ना, बम विस्फोट होते रहते हैं, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड, रिजर्वॉयर से भी अर्थक्वेक क्रिएट हो सकते हैं। किस तरह से? इतना जो पानी का मास जो लैंड के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, उसकी वजह से प्रेशर अप्लाइड होता है उन रॉक्स पर, तो वो रॉक्स बेंड होती हैं जैसा मैंने बताया, और इतनी बेंड होने के बाद वो फ्रैक्चर हो जाती हैं और छोटे मोटे अर्थक्वेक आते रहते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं आते, छोटे मोटे आते हैं। तीसरा है आपका कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्टिविटी। जैसे हम माइनिंग करते रहते हैं तो उसकी वजह से जो रूफ्स होती हैं, अपर रूफ्स होती हैं, वो कोलैप्स होने की वजह से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा कि अर्थक्वेक क्या होता है, किस किस तरह के अर्थक्वेक होते हैं, शैलो फोकस, इंटरमीडिएट, डीप फोकस अर्थक्वेक, और कुछ और कॉजेज़ पढ़े कि और किन वजह से अर्थक्वेक आ सकता है। तो ये था आपका पार्ट 1। पार्ट 2 में हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे बंद कर रहा हूँ, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। आपका भी कुछ नहीं जाएगा और मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं ये नोट्स तैयार करूँ आपके लिए और आपकी जर्नी में एक अहम योगदान दे सकूँ। तो प्लीज़ मोटिवेट मी, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी है तो। ओके, गुड नाइट।